नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो कोट में बात कर रहे हैं, गॉड नोस व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। तो कहने का मतलब है जो चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वो परमात्मा को पता है आपको कब देनी है। तो हमें हमें क्या करना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है और आगे बढ़ना है। और जो हमें आज ज़िंदगी मिली है उसको एंजॉय करके जीना है, खुशी से जीना है। और जो ड्यूटी परमात्मा ने हमें दी है उसको अच्छे से फोकस करके निभाना है। अगर आज कोई जॉब पर जा रहा है तो अगर टीचिंग का उसका प्रोफेशन है तो उसका काम है कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देकर आनी है, उनको एक अच्छी डायरेक्शन देकर आनी है। और अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका वहाँ पर दायित्व यही बनता है कि अच्छे से वहाँ पर जो है डील करे अपने कस्टमर्स के साथ। और इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर है तो उसका फ़र्ज़ यही बनता है कि अच्छे से देखभाल करे अपने पेशेंट्स की और उनकी टेक केयर करे। तो ये जो ज़िंदगी में जो जो ड्यूटी मिली है उसको हम अच्छे से अगर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो खुशी मिलेगी। वो उसी खुशी को और एक्सीड करते रहना है। और जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें परमात्मा देता रहता है। तो हमें ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, तो टेंशन में नहीं आना है, बिल्कुल चिंतन करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, उनका सोल्यूशंस ढूंढना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बनाना है और आगे बढ़ना है और गोल के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो डेली एडिशन हम इस न्यूज़पेपर का डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। अभी कोट डिस्कस हुआ है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होगा। तो स्पीकिंग ट्री आज नहीं आएगा। तो इसके बाद फ्रंट पेज से लेके स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज तक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका एनालिसिस होगा। उसके बाद शीशे के सामने में आपको 3 वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे, वो आपको डिस्कस करने हैं शीशे के सामने जाकर। इकॉनमी का एक कंसेप्ट होगा और एक नक्शा होगा जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। और आखिर में पिछले नक्शे की डिटेल होगी। जैसे मैंने जो आज क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं कल देता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। तो पहला जो एडिटोरियल है वहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंडेट टेक गियर्स टू शेयर रेवेन्यू, दिस इज़ द अपॉर्चुन टाइम फॉर इंडिया टू एक्ट। तो हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़ डिस्कस की थी, कल भी एक न्यूज़ डिस्कस की थी, जहाँ पर जो गूगल के सीईओ हैं तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी न्यूज़ कंटेंट वो यूज़ करेंगे उसकी पेमेंट करेंगे। कल एक एग्रीमेंट हुआ था गूगल का 3 साल का, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ कॉरपोरेशन थी, मतलब अलग अलग रीजन में जितने भी यहाँ पर न्यूज़ पब्लिशर्स थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था गूगल के साथ कि जो भी इनसे न्यूज़ उठाई जाएगी उनकी पेमेंट की जाएगी। तो ये मुद्दा काफ़ी दिनों से मतलब न्यूज़ में है। जो आम न्यूज़पेपर होते हैं, आम अखबार होते हैं, जहाँ न्यूज़ कंटेंट को जो डेवलप करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जो गूगल है या फेसबुक वगैरह जो ये बड़ी कंपनीज है वो उनकी न्यूज़ ऐसे ही उठाकर अपने पेजेस पे जो है डाल देती है और हमें अपनी मेहनत का कुछ पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि हमें आप पेमेंट करें अगर आप हमारी न्यूज़ को अपने आप गूगल के ऊपर आप पोस्ट कर रहे हो। तो इसी के रिगार्डिंग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं ऑथर कि अभी हमारे पास भी मौका है, हम भी इस यहाँ पर जो है ना इस तरीके से रेवेन्यू कमा सकते हैं। जो हमारे पब्लिशर्स हैं, हमारे न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, गूगल उनसे भी तो न्यूज़ उठाता है, उनको कौन सा पेमेंट करता है। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें तो स्टार्टिंग में क्या बात कर रहे हैं कि अभी टसल चल रहा है गवर्नमेंट का और जो बड़े टेक गिगांट्स हैं जैसे गूगल है और फेसबुक का ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर बात वही है कि रेवेन्यू शेयर करना है जो अलग अलग न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं, गूगल, फेसबुक। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग गूगल और फेसबुक ने अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाई है। गूगल की अपनी अलग से स्ट्रैटेजी है, फेसबुक की अपनी अलग से स्ट्रैटेजी है। तो गूगल की क्या स्ट्रैटेजी रही है, तो गूगल यहाँ पर इस सिचुएशन को संभालना चाहता है। तो जो भी टकरा की जो सिचुएशन जो बनी है तो उससे यहाँ पर वो निकलना चाहता है। तो वो डील्स कर रहा है जो न्यूज़ कॉरपोरेशन, न्यूज़ हाउसेज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के बिगर मीडिया कंपनीज हैं उनके साथ। तो वो वहाँ पर अगर गूगल किसी भी तरह की न्यूज़ शोकेस करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उनको वो पेमेंट करेगा। ओके, उनकी न्यूज़ की यहाँ पर जिस तरीके की भी डेवलपमेंट होती है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दूसरी ओर फेसबुक की अगर बात करें तो वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मामले में किसी भी तरह का यहाँ पर जो है ना न्यूज़ को शेयर ही नहीं करना चाहता।
वो यहाँ पर चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ को वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर नहीं दिखाएगा। फेसबुक यहाँ पर ये स्ट्रेटजी अपनाकर चल रहा है। तो अपनी अपनी उनकी स्ट्रेटजी हर एक कंपनीज की। तो यहाँ पर जो बार्गेनिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट बहुत छोटी है इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो वो कोई भी कंपनी जो है किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में आके अपना जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज नहीं करेगी इतनी जल्दी, क्योंकि उनको कोई इतना ज़्यादा कोई लॉस होने वाला नहीं है ऑस्ट्रेलिया में से। तो ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है तो इससे ज़्यादा तो हमारे भारतीय राज्यों की आबादी है। तो 3 करोड़ के आसपास की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर भारत की बात करें तो बहुत से राज्य हैं, छोटे से छोटे राज्य जिनका एरिया छोटा, उनकी आबादी 3-3 करोड़ के आसपास है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि गूगल जो है वो इनको पेमेंट करेगा। फेसबुक ने यहाँ पर किनारा कर दिया है, वो इसकी न्यूज़ को भी, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ को भी आगे शेयर नहीं करेगा। और आगे बात कर रहे हैं कि इसी सिचुएशन का यहाँ पर इंडिया को फ़ायदा उठाना होगा। तो ये जो बैटल चल रही है, इसी बैटल को इंडिया को भी चाहिए कि इसको ज्वाइन करिए। बिल्कुल सही समय है अभी। तो क्या करे इंडिया? इंडिया को चाहिए एक लॉ लेकर आए जिससे जो कि मैंडेट हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कि अगर आप इंडिया में से किसी भी तरीके की नई स्टोरी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करते हो तो जिसने भी उस कंटेंट को क्रिएट किया है तो उसको उसके साथ आपने रेवेन्यू शेयर करना है। ठीक है, उसकी जो एडवर्टाइजिंग है तो उसके रिगार्डिंग आपने उसको पैसा देना है। तो बिल्कुल सिमिलर जैसे बाकी कंट्रीज में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में। तो उसी के चलते इंडिया में भी वही बात कर रहे हैं कि आप भी यही वाला रास्ता अपनाओ। तो भारत में भी बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, पब्लिशर्स हाउसेस हैं, तो जो खुद से जो है न्यूज़ कंटेंट पूरी सर्च करके जो है बनाते हैं। तो उसी को गूगल या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उठाकर अपने प्लेटफॉर्म पर पेस्ट कर देते हैं और लोग वहीं से जाकर देखते हैं। और जो जिसने कंटेंट क्रिएट किया होता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसी के रिगार्डिंग उनको भी कुछ फ़ायदा हो, तो भारत में भी सेम स्टेप जो है चलने की यहाँ पर बात कही गई है। तो आगे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो भारत की मार्केट बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि भारत में अपना जो उनका रेवेन्यू शेयर या जिस तरीके का भी उनका बिजनेस बनता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में से गूगल को जो सालाना जो यहाँ पर इनकम जनरेट होती है वो सिर्फ $4 बिलियन के आसपास है। तो अगर उसका टोटल रेवेन्यू अगर बात करें गूगल की तो वो $181 बिलियन के आसपास का बनता है। तो उसमें से सिर्फ $4 बिलियन जो ऑस्ट्रेलिया से रेवेन्यू निकल कर आता है इनका। तो लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में तो इससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू ये बनाकर जाते हैं गूगल वाले और फेसबुक वाले। तो गूगल यहाँ पर चाहेगा कि वो आगे बढ़े। गूगल कभी भी नहीं चाहेगा कि अब उसकी मार्केट जो है कहीं भी किसी भी नेशन में जो है ख़राब हो। तो गूगल ने जैसे फ्रेंच पब्लिशर्स के साथ डील साइन की है, अभी ऑस्ट्रेलियन के साथ डील साइन की है, तो वैसे भारतीय जो मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ भी ये करेगा। तो ये इसको और मजबूत करेगा इन डीलिंग को। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्वलाइजेशन लेवी की, तो ये भी एक तरह का टैक्स होता है। तो 2016 में इसको लागू किया गया था इक्वलाइजेशन लेवी को। तो जितनी भी तरह की डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहाँ पर जो है सरकार टैक्स लगाती है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो उसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तो भारत सरकार को भी यहाँ से कुछ टैक्स जो है वो आ सकता है गूगल से, तो इसका फ़ायदा हो सकता है भारत सरकार को। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम मैंडेट कर देते हैं जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं गूगल, फेसबुक जैसी, कि अपना जो आपको रेवेन्यू आता है वो शेयर करो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ जहाँ से आपने न्यूज़ उठाई है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट के पास एडिशनल टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज हैं उनके पास भी एडिशनल प्रॉफिट जाएगा और वो भी जो है एडिशनल टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना शुरू कर देंगी। तो आगे बात कर रहे हैं कि ये कोई अभी मेन पॉइंट नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है वो है कि हमें एक फाइनेंशियली और हेल्दी न्यूज़ मीडिया चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, अगर उस डेमोक्रेसी ने अच्छे से काम करना है, कि मतलब कि फेक न्यूज़ ना आए, जो भी न्यूज़ कंटेंट हो बिल्कुल ऑथेंटिकेट हो, सही हो और सही जानकारी आगे जो है वो बढ़ती जाए। तो जो भी खराब प्रैक्टिसेस निकल कर आती हैं तो उनको हमने ख़त्म करना है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि ऐसी भी कोई प्रैक्टिस जो कि हमारे जो मीडिया रेवेन्यूज़ को ख़राब करती हैं, जैसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर है उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो उसको कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होकर मिल रहा है, तो उसको हम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हम नहीं करने देंगे।
तो अगर हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं तो वो उसके चलते हमें यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर करनी होगी, जितने भी पब्लिशर्स हैं उनको उनका हक जो है वो हम दिलवाएं। तो कोई भी ख़राब प्रैक्टिस ऐसी ना हो न्यूज़ मीडिया रेवेन्यूज़ में, जिससे कि कंटेंट क्रिएटर का ही जो रेवेन्यू है वो ख़राब होता चला चला जाए। तो इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट की बात करने की, उन्होंने भी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन स्टांस है, जो उन्होंने स्टैंड लिया है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है लॉ जो है भारत में भी यहाँ पर आना चाहिए, तो जिससे कि जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितना भी बड़ा टेक वर्ल्ड है, ठीक है, इंडिया के बाहर, तो उसको हम अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ अपने इंडिया में, जिस तरीके का भी वो न्यूज़ कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं। तो आगे जो आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं रैंप अप टेस्टिंग जेनेटिक सीक्वेंसिंग। तो जो कोविड कोरोना वायरस है, तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बेशक जो वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो चुकी है, भारत की तरफ से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी आने वाले समय में 27 करोड़ के आसपास की आबादी को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। तो जिसमें से जितने भी लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अब नए फेस में उन वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की जाएगी। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि इसके नए वेरिएंट्स आए जा रहे हैं और जो है ये और प्रभावित कर रहे हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर हम चला रहे हैं, तो जो एक्टिव कोविड केसेस है उसमें रिडक्शन भी हमें देखने को मिली है, लेकिन इससे हमें यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक नया वेव जो है ना वो आना शुरू हो गया, नए वेरिएंट्स जो है वो आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अभी तक जो स्पाइक आया है केसेस में, तो 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं कोरोना के, तो सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हो कि एक और हम ये अप्रोच लगाकर चल रहे हैं कि शायद ये कम हो गया है, कम हो गया है, लेकिन अचानक से ही जो है 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो है नई रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। देखो किसी शहर में या किसी राज्य में जो है ये फिर फैलना शुरू हो गया। तो अभी ये 24 घंटे के अंदर अंदर 5 राज्यों में इसके बहुत ज़्यादा केसेस जो है ये निकल कर आए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या कोशिश करनी है कि इनको समय रहते हमें एड्रेस करना होगा कि देश के किसी और हिस्से में ये ना फैल जाए जो नया वेरिएंट निकल कर आया है कोरोना वायरस का। तो हमें एक और हम हमारी जो टेस्टिंग है इसको भी बढ़ाना है। जो एक दिन में हम 1 लाख तक अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको और बढ़ाना होगा। टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा जल्दी पता लग पाएगा कि किस किस को कोरोना वायरस है, तो उसी हिसाब से उसको पहले वैक्सीन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें यहाँ पर आगे टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो वायरस की जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, जो इसका डीएनए है, उसको भी हमें चेक करना है, ताकि जो फ्रेश वेरिएंट्स ये इसके द्वारा निकलते हैं उसको हम अच्छे से स्पॉट कर पाएँ और उसके रिगार्डिंग हम वैक्सीन में उसी तरीके से डेवलपमेंट कर पाएँ। ओके, तो इस रिगार्डिंग जो है बात की जा रही है। तो अभी पिछले साल से अभी तक जो है एक कोविड प्रोटोकॉल चलते आ रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद जो है इतना ज़्यादा ये फैल रहा है। तो रीज़न या आगे जो हमें काम करना वो यही है कि हमें अभी भी थकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। तो अभी भी कोई रिलैक्सेशन जो है नहीं हो सकती, चाहे आपने मास्क पहनना है, चाहे अपने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करने हैं, चाहे अपने क्राउड्स को अवॉइड करना है, तो चाहे जब बाहर से आप घर आते हो तो अपने हाथ धोने, तो ये सब चीज़ें अभी भी करते रहना है। तो अभी भी ढील नहीं हमने बरतनी है, हमें कोशिश करनी है कि नया वेरिएंट जो है वो पूरे देश में ना फैले। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कोविड-19 के चलते प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो करना है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, भीड़ से बचिए और अपने हाथ ज़रूर धोएं। और आगे बात कर रहे हैं कि मंगलवार को भारत में 0.1% की जो है वृद्धि पाई गई है जो टोटल केसेस हैं उसके हिसाब से। तो अभी तक भारत में कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस हैं वो कितने हो चुके हैं? वो हो चुके हैं 1,09,25,710। और जो यहाँ पर 0.1% की वृद्धि हुई है मंगलवार को, तो उससे ये केस की गिनती कितनी बन चुकी है? 1,09,37,320। ओके, तो यहाँ पर इस हिसाब से वृद्धि हुई है 0.1% की। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। तो सबसे टॉप पर केरला है जहाँ पर 4,937 केस निकल कर आए 24 घंटों के अंदर अंदर। महाराष्ट्र में 3,663 है, तमिलनाडु में 451 है, कर्नाटका में 438 है और गुजरात में 263 है। तो ये इस तरीके से जो है नए केसेस यहाँ पर रजिस्टर किए गए हैं। तो इसको बिगेस्ट जंप कहा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ केसेस 24 घंटों के अंदर अंदर। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर भारत में
डेली रेट ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर हम बात उसका एवरेज निकालें तो वो 0.1% बनती है। तो डेली रेट ऑफ एडिशन के अगर 5 दिन की हम एवरेज निकालते हैं तो 0.1% बनती है जितने भी टोटल केस हैं उनके मुकाबले। तो अभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग की जाए। तो जो अभी तक जो परसेंटेज निकल कर आ रही है जो लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग की है, तो उस रिगार्डिंग पॉजिटिव केसेस जो है वो ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो अभी मंगलवार को यहाँ पर जो पर्सन्स टेस्ट किए गए तो उनकी जो टोटल गिनती है वो यहाँ पर बताई गई है। तो वो है 6,44,931। तो ये पर्सन टोटल मंगलवार को जिनको टेस्ट किया गया था, और इनमें से 1.8% जो थे जो पॉजिटिव पाए गए थे। और अभी तक के लिए पूरे भारत में जितनी टेस्टिंग हम कर चुके हैं तो उसकी भी गिनती 20 करोड़ से ऊपर है। जो टोटल गिनती इसकी निकल कर आ रही है वो 20,79,77,229 है। तो इतने नंबर ऑफ टेस्ट जो है अभी तक हम कर चुके हैं पूरे भारत में जब से ये कोरोना वायरस यहाँ भारत में आया है। तो यहाँ पर 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है डेली नंबर जो टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से, मतलब कि डेली जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र है जिसकी यहाँ पर परसेंटेज 9.79% है, फिर केरला है, फिर गोवा है, फिर चंडीगढ़ है और लास्ट में सिक्किम है। तो ये वो 5 राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं डेली के हिसाब से जो पॉजिटिव केसेस हैं। और आगे बात करें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SOP भी बोलते हैं, तो इनको भी यहाँ पर और स्ट्रेंथन किया है। तो यहाँ पर जितने भी बाहर से अगर कोई अराइवल आता है, कोई भी बाहर से फ़्लाइट आती है इंडिया में, ख़ासतौर पे अगर UK से आती है या फिर मिडिल ईस्ट से आती है, तो अगर कोई अफ्रीकन नेशन से आती है, तो भारत सरकार ने उसके लिए एक पर्टिकुलर SOP जारी की थी। हमने उसके बारे में कल भी पढ़ा था। कल मैंने अच्छे से वहाँ पर डिटेल में समझाया था कि क्या क्या कंडीशंस रखी हैं अगर बाहर से कोई अराइवल यहाँ पर आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बाहर से फॉर एग्जांपल UK से कोई यहाँ पर फ्लाइट आती है, तो UK में ऑलरेडी नया वेरिएंट फैल चुका है कोरोना वायरस का, तो वहाँ पर ऑलरेडी लॉकडाउन लग रहे हैं। तो भारत चाहता है कि इन एरियाज़ में, इन सेंसिटिव एरियाज़ में से अगर कोई भारत में फ़्लाइट आती है तो उसको अलग से किसी SOP के तहत जो है डील किया जाए। तो वहाँ पर काफ़ी बातें लिखी गई हैं कि अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो आपको पहले आपके जो पिछले 14 दिन हैं उनका पूरी हिस्ट्री आपको देनी होगी। उसके बाद जब इंडिया में पहुँचोगे 14 दिन तक आपको फिर होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा जब आप वहाँ से निकलोगे, UK से फॉर एग्जांपल निकल रहे हो, तो आपको वहाँ से टेस्ट करवा के निकलना, रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, इधर फिर टेस्ट होगा भारत में पहुँच। तो इस तरीके से भारत सरकार चाह रही है कि जो नया वेरिएंट है उसको फैलने से रोका जाए। तो नए वेरिएंट्स को हम एक्सपोजर नहीं दे सकते। ऑथर बात करें कि ये सब चीज़ें अभी तक सफिशेंट नहीं हैं। हमें क्या करना है, अभी हमने देखा कि 20 करोड़ के आसपास हमने टेस्टिंग की है पूरे भारत में अभी तक। तो ऑथर बात कर रहे हैं कि इनको और बढ़ाओ। हम 135 करोड़ हमारी आबादी है, तो उसके हिसाब से 20 करोड़ कुछ भी नहीं है टेस्टिंग। तो जितनी आबादी है उसके कम से कम हम 50-60% तो पहुँचें। तो दूसरी ओर यहाँ पर बात करें कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जैसे अभी हमने SOP की बात की, तो उनको भी अच्छे से इन्फोर्स करो कि इसमें भी किसी तरीके की ढील ना बरते। मतलब जो कोरोना वायरस भारत में एक्चुअल में फैला था उसका रीज़न यही था कि जो बाहर से जो फ्लाइट्स यहाँ पर पहुँची थी तो वहीं पर अच्छे से जो है हम पकड़ नहीं पाए, तो जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो था पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जैसे ये नया वेरिएंट एमर्ज कर रहा है और साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी अभी काम पर लगी हुई है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरी ओर हमारी जो इकॉनमी है वो भी यहाँ पर साइन दिखा रही है कि रिकवर कर रही है दोबारा से। तो ये सभी सिचुएशन अभी भारत में है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसको दोबारा गंवा लें हम। तो ऑलरेडी माइनस में हमारी GDP चल रही है, तो हम और अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसको और माइनस में ले जाएं। सो -24% से अभी -7% तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो नया डाटा आएगा GDP का नए क्वार्टर का, तो उसमें हम थोड़ी बहुत पॉजिटिव या 0 या 1% के आसपास पहुँचे। तो यही यहाँ पर पूरी ऑथर बात कर रहे हैं कि हमने इस कोविड वायरस को हमने टैकल करके आगे बढ़ते रहना है, इकोनॉमिक रिकवरी भी करनी है और इसको भी हमने जो है नकेल कसनी है इसके ऊपर। और आगे जो न्यूज़ है वो भी एडिटोरियल डिस्कशन में से, तो यहाँ पर इस न्यूज़ में बात कर रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की जिसको बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो अलग अलग नाम है वैक्सीन्स के, अलग अलग तरह की वैक्सीन्स हैं। तो जो फर्स्ट वैक्सीन यहाँ पर ऑथोराइज की गई थी US में, तो उसका नाम था Pfizer BioNTech। ओके, तो इसी को जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग इसी वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो नंबर्स निकल कर आए हैं तो उसके हिसाब से
61 कंट्रीज़ में अभी जो है ये फाइज़र बायोएनटेक जो ये वैक्सीन है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इजराइल में भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है और ईयू में भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वैक्सीन जो है बड़े पैमाने पर यूज़ की जा रही है और की गई है पूरे वर्ल्ड में, तो वो है फाइज़र बायोएनटेक, नाम याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका, ये ऑक्सफर्ड वालों ने बनाई थी। तीसरे नंबर पर है मॉडर्ना, फिर चौथे नंबर पे है सिनोफार्म बीजिंग, फिर है गामालिया स्पुतनिक, फिर है सिनोवैक, फिर है सिनोफार्म वुहान, और लास्ट में यहाँ पर है जिसको 1% यहाँ पर जो टैग मिला है वो है हमारे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसको कि हम ब्राज़ील में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाल ही में हमने साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट की थी और हमारी वैक्सीन उन्होंने वापस कर दी कि एफिशिएंसी नहीं निकल कर आई है, तो वो जो है अभी और कोई वैक्सीन जो है उसको यूज़ करेंगे और भारत की बनी हुई वैक्सीन को वो यूज़ नहीं करेंगे। और आगे जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज से। तो यहाँ पर बात करें रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वो अभी जो इनकी ऑयल टू केमिकल इनकी जो डील होनी थी सऊदी अरामको के साथ, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करें कि दोबारा से अरामको जो है वो अभी बातचीत के लिए यहाँ पर ट्रैक पर आ चुकी है। तो सऊदी अरामको यहाँ पर ये सऊदी की ही कंपनी है, सऊदी अरेबिया की, और यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है सऊदी अरामको। और उसी के साथ जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जो इनकी रिलायंस की रिफाइनरी है, तो उसकी और अरामको की डील होनी है। तो कुछ स्टेक जो है मुकेश अंबानी जो है वो देना चाहते हैं सऊदी अरामको को और अपनी कंपनी को रिलायंस इंडिया लिमिटेड को कर्ज मुक्त करना चाहते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कर्ज मुक्त करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी देर पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त कर देंगे आने वाले कुछ ही समय में। तो कुछ स्टेक जो है हम जो है बेच देंगे सऊदी अरामको को। तो बातचीत कोरोना वायरस की वजह से भी डिले होगी काफ़ी लंबे समय तक, तो अभी दोबारा से ये बातचीत जो है शुरू हो चुकी है। तो इन्वेस्टर्स में भी काफ़ी बूम था इसके रिगार्डिंग कि कर्ज मुक्त अगर कंपनी होती है तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा है, रिटर्न अच्छा हो जाएगा और ट्रस्ट जो है और बढ़ जाता है। तो कब से ये स्टोरी शुरू हुई है, यहाँ पर बात कर रहे हैं अगस्त 2019 की, जब मुकेश अंबानी ने पहली बार अनाउंस किया था कि वो अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 20% स्टेक जो है उसको सऊदी अरामको को बेच देंगे, जिसकी की वैल्यूएशन निकल कर आती है 75 बिलियन US डॉलर की। और इसके बाद अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो बोर्ड था उसने यहाँ पर अप्रूव कर दिया कि जो ऑयल टू केमिकल्स यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जिस भी तरीके की यहाँ पर ये स्टेक बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बोर्ड ने परमिशन दे दी, ओके, वाया सेपरेट आर्म और वाया NCLT प्रोसेस, सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसके प्रोसेस के थ्रू ही गुजर कर जो है इनकी आगे डील होगी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसको कब बनाया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद में बात करें सितंबर 2020 की, तो उस समय जो भी इनका डिटेल प्लान था ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस के हिसाब से इन्होंने अपना अनाउंस किया और फ्यूल डिटेल को भी यहाँ पर इसी में इन्होंने कंसीडर किया, इसी डिटेल में, इसी प्लान में। और दिसंबर 2020 की बात करें तो NCLT ने यहाँ पर अप्रूवल दे दी। और अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं कि अप्रैल 2021 तक अभी फाइनलाइज कर देंगे सब कुछ, जो भी इन्होंने डीमर्जर करना है, जिस तरीके के भी इन्होंने अप्रूवल्स लेनी थी, वो सब जो है अभी फाइनल कंडीशन पे जो है अभी ये पहुंचने वाले हैं अप्रैल महीने तक। तो कोशिश इनकी यही होगी कि अभी जो है स्टेक जो इन्होंने बेचना है वो अभी इसको बेच दिया जाए और कंपनी को कर्ज मुक्त कर दिया जाए। और आगे बात कर रहे हैं ऑयल टू केमिकल्स वर्टिकल में, तो टोटल जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसकी वो है 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे। तो गुजरात में ये रिफाइनरी बढ़ती है, काफ़ी बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर में है गुजरात में। तो इसी के रिगार्डिंग इसी का स्टेक जो है बेचने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पूरे ग्रुप में जो इनका रेवेन्यू निकल कर आता है वो वहाँ पर 62% की कंट्रीब्यूशन है इनकी और 58% जो है इनका यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फिस्कल ईयर 2020 में। और अगर बात करें ऑयल टू केमिकल बिजनेस की, तो इसका यहाँ पर जो इनकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो इन सब प्रोसेसेस से पहले जो इनकी अर्निंग निकल कर आती है इस बिजनेस में वो 3.8 बिलियन US डॉलर की है। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल देते हैं EBITDA। तो 28% का इनका जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एसेट बेस है। और आगे न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पंजाब, तमिलनाडु और चंडीगढ़, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहते हैं कि वो जो फेज़ 3 की जो यहाँ पर ड्राइव शुरू होनी है वैक्सीनेशन की, ये स्टेट चाह रहे हैं कि इनको हम फरवरी में ही शुरू कर दें। तो ये मार्च में शुरू होनी है।
तो ये फेज़ 3 होगा, इसमें जिनकी आयु 50 साल से ऊपर है तो उनको जो है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। तो ये मार्च में स्टार्ट होगी, लेकिन ये राज्य चाह रहे हैं कि इनको फरवरी में ही जो है शुरू कर दिया जाए। तो इनके पास जो वैक्सीन पड़ी हुई है तो उनकी अप्रैल मई तक जो है जो एक्सपायरी डेट है, तो ये चाह रहे हैं कि वो ख़राब ना हो जाए और उसको पहले ही हम यूज़ कर लें। ये तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ यहाँ पर वैक्सीन वेस्टेज का ही हवाला दे रहे हैं कि अभी उसी के चलते ये कह रहे हैं कि फेज़ 3 को जो है अभी जल्दी से इनिशिएट हमें अभी कर देना चाहिए। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है पंजाब के रिगार्डिंग, तो ये बात कर रहे हैं कि जितनी अभी तक इनको कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की गई थी जनवरी 14 से लेकर 1 फरवरी तक, तो उसमें से इन्होंने सिर्फ 20.5% ही जो है इन्होंने यूज़ की है। और दूसरी ओर अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी 16 जनवरी से लेकर फरवरी 9 तक इनको जितनी भी वैक्सीन मिली थी कोविशील्ड की, तो उसमें से सिर्फ 16.42% जो है इन्होंने यूज़ की है। तो मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोविशील्ड को कौन सी कंपनी बना रही है भारत में, तो क्या नाम है उस कंपनी का और उसके सीईओ का क्या नाम है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इन राज्यों ने बहुत ही कम यूज़ किया है जो वैक्सीन इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप हमें जो है परमिशन दे दो, जो फेज़ 3 ड्राइव आप 50 साल की उम्र के ज़्यादा बंदों को आप देना चाहते हो वो अभी फरवरी में ही हम शुरू कर लें। तो यहाँ पर कोवैक्सीन की अगर बात करें तो यूजर्स जो है बहुत कम है दोनों राज्यों में। तो इसी सेम पीरियड के में अगर सेम पीरियड की बात करें तो तमिलनाडु ने यहाँ पर सिर्फ 1.8% जो है कोवैक्सीन की जो है डोसेज जो है यहाँ पर सप्लाई की हैं। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 1.8% की जो कोवैक्सीन की डोजेज हैं वो इन्होंने यूज़ की है, जो कि हाल तक अभी तक जो है भारत सरकार के द्वारा इनको सप्लाई हो चुकी है। जितनी टोटल अमाउंट जितनी यहाँ पर सप्लाई हुई उसमें सिर्फ 1.8% यूज़ किया है इन्होंने। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से है। तो यहाँ पर बात करें कि इस साल जो है काफ़ी कंपनीज जो है सैलरीज जो है वो बढ़ा सकती हैं, जो पेमेंट वो देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इकॉनमी जो है वो रिकवरी की ओर वापस जा रही है। तो इसी के रिगार्डिंग पिछले साल बहुत बड़े पैमाने पर कट लगाए थे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे, तो अभी जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं और सैलरीज जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं इस साल। और सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो एवरेज हाइक अभी तक हुए हैं वो अभी भी अगर 2019 की बात करें तो उससे बहुत कम है। ओके, तो वहाँ पर 8.6% के हिसाब से जो थी सैलरीज में राइज था। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि 20% कंपनीज ऐसी हैं जो प्लान कर रही हैं कि डबल डिजिट एवरेज जो है यहाँ पर वो रेस करेंगे पेमेंट में 2021 में, 12% थी ये 2020 में। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जिनका यहाँ पर रेवेन्यू और बैलेंस जिस हिसाब से निकल कर आता है वो उस कंपनीज का यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड हाइक है सैलरीज में कितनी हो सकती है। तो जहाँ पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का जहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो 6.9% के हिसाब से हाइक लगा सकती है सैलरीज में। 1000 से 4000 के बीच में 7.9% है, 4000 के 10,000 के बीच में 6.2% का हाइक हो सकता है, और जिनकी 10,000 से ज़्यादा है तो वो 7.8% के हिसाब से जो है सैलरीज में हाइक कर सकती हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो लाइफ साइंस का सेक्टर है, आईटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या आईटीईएस का जो सेक्टर है वो ज़्यादा सैलरी जो है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि 83% ऐसी कंपनीज जिन्होंने सैलरीज में रिडक्शन की थी पिछले साल, अभी वो जो है इसको रिवर्स करने जा रही हैं। अगर सैलरी में रिडक्शन हुआ था अभी ये कंपनीज उसको दोबारा बढ़ाएंगी। अभी जैसे ही धीरे धीरे इकॉनमी जो है रिकवर करेगी उस हिसाब से जो है यहाँ पर सैलरीज को बढ़ा दिया जाएगा। और आगे जो न्यूज़ है ये है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 18 बॉर्डर फूड ट्रैक्स जो है इनको अप्रूवल दे दी है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आप इस फोटो में देख सकते हो ये इंडो चाइना बॉर्डर है, या इंडो तिब्बत बॉर्डर आप इसको कह सकते हो। तो ये ऐसे वाइट ट्रैक जो है ना इस ऐसे जो है ट्रैक्स बनाएगी भारत सरकार, ताकि कि जो हमारी आर्मी है वो अच्छे से मूवमेंट कर सके इस बॉर्डर के अलावा। तो यहाँ पर 18 बॉर्डर पेट्रोल ट्रैक्स हैं जिनका निर्माण किया जाएगा, जिसको अप्रूवल जो है भारत सरकार की ओर से दे दी गई है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। तो ये यहाँ इसका जो प्रपोजल आया था ये आया था होम मिनिस्ट्री कमेटी के द्वारा। तो इससे हमारी इंडियन आर्मी को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो भी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अच्छे से ये असेस नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें आती हैं इनको, उन एरियाज़ में ये अच्छे से असेस कर पाएंगे जो भी एरिया इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में लगता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आईटीबीपी का निर्माण कब किया गया था और इसका निर्माण क्यों किया गया था,
और कहाँ पर इनकी तैनाती होती है, कौन से बॉर्डर्स पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होगा तो इसका जो खर्चा आएगा वो 1162 करोड़ रुपए होगा। तो यहाँ पर इतनी राशि जो है अभी सैंक्शन कर दी गई है। और जो एरिया ये कवर करेंगे ये टोटल 600 किलोमीटर का एरिया होगा। और इसके अलावा बात करें तो इंडिया और चाइना जो टोटल बॉर्डर शेयर करते हैं वो है 3488 किलोमीटर का। और इसमें से 1126 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ है, चाइना का। और जो बाकी के बॉर्डर लगते हैं वो सिक्किम को लगता है, हिमाचल प्रदेश को लगता है, उत्तराखंड को लगता है और लद्दाख को लगता है। और एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वो कौन से मुल्क के साथ लगता है। तो भारत के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है काफ़ी हैं, तो उनमें से भारत की जो सबसे बड़ी जो बॉर्डर एरिया लगता है वो कौन से वाले नेशन के साथ लगता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो भारत के नेबरिंग एरियाज में पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। तो इन सभी में से सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है, उसका आंसर दीजिए। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पैनल जो है वो यहाँ पर अभी एग्जामिन करेगा कि अभी जो डोसेज का जो गैप होगा कोविशील्ड का, उसको कैसे देखना है। मतलब जिसको एक बार वैक्सीन दी गई है, अगर दूसरा डोज अगर उसके ऊपर लगाना है तो कितना जो है गैप होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग बातचीत की जाएगी। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लगाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ओके, जिसको NTAGI भी हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये फ्राइडे को जो है मीटिंग बैठाएंगे, रिव्यू करेंगे कि वैक्सीन डोसेज का इंटरवल क्या होना चाहिए फॉर कोविशील्ड। अगर कोविशील्ड को हम यूज़ करते हैं तो कितने समय बाद जो है दोबारा दूसरा डोज हम दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि कि उसको कोरोना वायरस जो है वो ना हो। तो ये जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, ये एक तरह की एडवाइजरी कमेटी है, याद रखिएगा। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एडवाइजरी कमेटी है जो भारत सरकार को डिसीजन बेस्ड जो है जिस भी तरीके का एविडेंस बेस होता है उसके बिहार पर डिसीजन लेती है और जो है सूचित करती है भारत सरकार को। खास तौर पे जो वैक्सीन का मामला हो, जो ड्रग्स का मामला हो, उसके रिगार्डिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार को सलाह देती है कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठते हैं वो सारे अपने अपने जो फील्ड्स होते हैं वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो इकट्ठे बैठ के मीटिंग करते हैं, जो डिसीजन निकालते हैं उसी का जो यहाँ पर गवर्नमेंट को मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग इनकी फ्राइडे को होगी, तो जिसमें ये सोचेंगे विचारेंगे कि कोविशील्ड का क्या इंटरवल होगा। तो ये कोविशील्ड देखिए, एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन है, ये सेम ही है। ओके, सिर्फ यहाँ पर जब भारत में इसकी प्रोडक्शन करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसको नाम दे दिया गया है कोविशील्ड। ओके, बात ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो उसमें से ये जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन है वो भी है, और उसका दूसरा नाम है कोविशील्ड। उसको आप कोविशील्ड भी कह सकते हो सकता है कि उसमें भारत भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पर जो प्रेजेंटली जो यहाँ पर सेकेंड डोज का जो कोविशील्ड का जो गैप रखा गया है वो 28 दिनों का है। लेकिन नए एविडेंस जो शो कर रहे हैं, जो नए एविडेंस निकल कर आ रहे हैं, वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 8 से 12 हफ्तों के अगर आप गैप रखते हो तो ज़्यादा बढ़िया एफिशिएंसी निकल कर आ रही है कोरोना वायरस से बचने की। ओके, कोरोना वायरस मतलब कम होगा अगर आप 8 से 12 हफ्तों का जो गैप लेकर चलोगे तो सेकेंड डोज के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर NTAGI यहाँ पर रिव्यू करेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है जो। तो यहाँ पर भी जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है तो उसको 8 से 12 हफ्तों के बाद ही यहाँ पर जो है दूसरा डोज दिया जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ही चर्चा करेंगे आपस में बैठकर। तो यहाँ पर डॉक्टर गिरिधारा बाबू हैं जो सीनियर एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेकेंड डोज अगर लोगों को देना चाह रहे हो तो उसको आप 8 हफ्तों के बाद अगर प्रोवाइड करते हो। तो एविडेंस जो यूके से निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर यही एविडेंस यही है कि एफिशिएंसी ज़्यादा निकल कर आ रही है अगर 8 से 12 हफ्तों के बाद आप जो है सेकेंड डोज लगा रहे हो अपनी पॉपुलेशन को। तो ये सारा डाटा हमने अभी डिस्कस किया है। और आगे जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से। तो यहाँ पर RBI जो है उसने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में नए रूल जो है वो बनाए हैं, तो उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं। तो ये थर्सडे को यहाँ पर जो है जो RBI वो चाहता है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट का जो आर्किटेक्चर है उसको और मजबूत किया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है उन्होंने यहाँ पर डिटेल गाइडलाइंस जारी की है कि कैसे आप जो है अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, कंट्रोल और कंप्लायंस जो है
अमंग बैंक्स, गेटवेज, वॉलेट ऑपरेशंस एंड अदर नॉन बैंक एंटाइटीज। तो उनको आप और कैसे मजबूत कर सकते हैं, जो कि अभी पूरी तरह से हेल्प कर रही हैं। जो भारत सरकार का जो यहाँ पर गोल है कि लेस कैश ट्रांजैक्शन इकोनॉमी हमने भारत को बनाना है, तो उस गोल के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस जो है डिजिटल क्षेत्र में ये कंपनीज दे रही हैं, अलग अलग अदारे जो है दे रहे हैं। तो पहले भारत सरकार कभी ये कहती थी कि हमें कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, लेकिन वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारी आबादी है। तो सभी आबादी को आप जो है इस तरीके से लिटरेट नहीं कर पाओगे किसी किसी टाइम मैनर में कि आप जो है कैशलेस होकर आपको चलना है। तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो लूट भी लिया जा सकता है जो जो अनअवेयर लोग हैं उनको। तो ज़्यादातर अभी लोग अनअवेयर ही हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। तो अभी भारत सरकार जो है लेस कैश वाला जो है मामला लेकर चल रही है कि लेस कैश मतलब कैश को कम यूज़ करो, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन आप डिजिटल पेमेंट से करो। तो जो नए रूल लेकर आए हैं और उसको लेकर आने का यहाँ पर मकसद क्या था कि अभी जो भारत का जो पेमेंट सिस्टम है, तो हमने 1 फरवरी को बजट के रिगार्डिंग भी हमने बात की थी कि उसी समय जब मार्केट में वो उछाल आया तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिनकी पेमेंट ही आगे प्रोसीड नहीं हुई और बैंकों के सामने भीड़ लग गई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो यहाँ पर जो क्लियरिंग हाउस था, वो जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस था, तो वो उस वहाँ पर गड़बड़ी आ गई सर्वर में, जिसके रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट को वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाया, क्लियरेंस ही नहीं दे पाया। तो इसी के रिगार्डिंग जो है, इसके अलावा जो फ्रॉड्स के केसेस काफ़ी निकल कर आते हैं, साइबर ब्रीचेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं डिजिटल पेमेंट्स के मामले में। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर नए रूल्स बनाए गए, नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है उनको हम स्टैंडर्डाइज कर सकें और सही तरीके से जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको बढ़ावा दे सकें। तो यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि एक रॉबर्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसको हम आने वाले समय में खड़ा करें, आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के क्षेत्र में, और अच्छे से कंट्रोल उनका बनाकर चलें। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर एक नई स्कीम जो है ना, उसके ऊपर काम चल रहा है कि नई स्कीम भारत सरकार लेकर आने वाली है, जहाँ पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है जोर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है नई स्कीम के ऊपर कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है फर्नीचर के मामले में उसको बढ़ाया जाए और कंट्री की जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर उसको कम किया जाए। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो अभी बात कर रहा है और मंत्रालयों के साथ और राज्यों के साथ कि एक स्कीम निकाली जाए मिलकर, जिसका मकसद ये हो कि कंट्री को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है इन द सेक्टर ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, इंसेंटिव्स देंगे हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री को, टैक्स ब्रेक्स देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, ताकि कि डोमेस्टिकली ये अच्छे से ग्रो कर पाए आने वाले समय में और हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो। तो रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि अभी फर्नीचर सेक्टर की अगर बात करें तो ये एक चैंपियन सेक्टर के तौर पर यहाँ पर काम करता है गवर्नमेंट के लिए, और आधे से ज़्यादा जो फर्नीचर है हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि $321.62 मिलियन का जो फर्नीचर है वो हमने इंपोर्ट किया था चाइना से ही फिजिकल ईयर 2021 तक। फिजिकल ईयर 2021 का जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जो महीना था, तो इस समय दौरान हमने इतनी परचेज़ की है, इतने $1 मिलियन की परचेज़ की है चाइना से ही। तो अगर बात करें भारत में जो सबसे बड़े चैलेंज निकल कर आते हैं इस सेक्टर में, वो है चीप फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर। तो इन सभी कैटेगरीज में हम यहाँ पर हमारे सामने चैलेंज है, इनकी कमी है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर अगर फर्नीचर क्लस्टर्स हम बनाते हैं तो उससे भी जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देखने को मिल सकेगा आने वाले समय में। तो आगे जो न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर कैबिनेट की परमिशन चाह रही है कि वो अभी यूज़र डेवलपमेंट फीस जो है ना उसको लगाना चाहती है, जो कि इससे जो पैसा आएगा उससे जो अभी स्टेशंस को रीबिल्डिंग करने का काम चल रहा है उसमें पैसा लगाया जा सके। तो देखिए, जब भी कहीं किसी भी जगह, चाहे किसी एयरपोर्ट पे चाहे किसी रेलवे स्टेशन पे, जब यूज़र डेवलपमेंट फीस लगाई जाती है ना, तो उसका पैसा जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर लगाया जाता है। मतलब कि अगर कोई काम चल रहा है ऑलरेडी, किसी रेलवे का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर अगर फंडिंग की कमी हो गई है तब इस तरीके की जो है फीस लगाई जाती है, फिर इसी का पैसा जो है इकट्ठा कर कर उस वहाँ पर जो फंडिंग की जो है पूर्ति की जाती है कि पैसे की कमी ना हो। तो यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्ट्री है अभी कैबिनेट का अप्रूवल चाह रही है कि जल्दी ही जो है यूज़र डेवलपमेंट फीस के रिगार्डिंग जो है कुछ जो गिने चुने रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जो है ये यूडीएफ लगाएंगे, और जहाँ पर भी इन्होंने खर्चा करना है, फंडिंग प्रोवाइड करनी है, उसके आगे यहाँ पर जो उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये फरवरी के एंड तक आ सकता है। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई CSMT जो स्टेशन है, तो यहाँ पर ये 2 स्टेशन है जहाँ पर जो है ये यूज़र डेवलपमेंट फीस जो है लगाई जाएगी आने वाले समय में।
और इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो चार्जेस होंगे कम से कम होंगे, और यहाँ पर अलग अलग स्लैब्स होंगी अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग, चाहे पैसेंजर क्लास है, पैसेंजर क्लास में भी जनरल है, स्लीपर है, एसी है। और इसके अलावा अगर कोई पैसेंजर यहाँ पर रीडेवलप स्टेशन में अराइव कर रहा है तो यहाँ पर उसको जितनी भी यूज़र डेवलपमेंट फीस होगी उसका यहाँ पर 50% पे करना होगा। तो ये पैसा यहाँ पर ये कहाँ पर लगाएंगे, ये पैसा यहाँ पर इन्हीं 2 स्टेशंस के ऊपर ही लगेगा। तो अभी 5 मिलियन स्क्वायर फुट की यहाँ पर कमर्शियल स्पेस जो है ना ये ऑफर करेंगे इन्हीं स्टेशंस में से। ओके, तो यहाँ पर इससे रीडिज़ाइन करेंगे स्टेशन को, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये चाह रहे हैं कि 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी आने वाले समय में। तो 5 मिलियन स्क्वायर फुट जो है कमर्शियल स्पेस यहाँ पर ऑफर की जाएगी। इसके रिगार्डिंग जो यूज़र डेवलपमेंट फीस जो है ये अलग अलग फेसेस में और अलग अलग क्लासेस के हिसाब से अलग अलग फीस होगी। ये यहाँ पर जानकारी अभी तक आई है, और 2 से 3 हफ्तों के बीच में जो है यहाँ पर परमिशन मिलने के चांसेस है इस डेवलपमेंट को, इस फीस को। और आगे जो न्यूज़ है वो है डिसरप्शंस स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो फ्राइटर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अभी किराया बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं तो इससे उनका जो मार्जिन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया है। तो कहने का मतलब देखो, जो कोई ट्रांसपोर्टर है जिसका काम है कि एक जगह से सामान उठाया और दूसरी जगह तक सामान छोड़कर आना है, तो वो ट्रांसपोर्टर उसका डीजल का खर्चा खुद से करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जितना भी सामान उसने एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना होता है सब कुछ डालकर वो एक किराया बनाता है, जिसमें से उसका प्रॉफिट भी उसी के बीच में होता है। तो अभी डीजल के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, फ्राइटर्स हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम अभी अपना किराया बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा मार्जिन कम हो रहा है। तो अभी रीज़न इसके क्या क्या है यहाँ पर, तो पहली बात तो ये बात कर रहे हैं कि 21 बार जो है इस साल में जो है अभी तक प्राइस हाइक कर दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल के। तो सबसे पहले बात करें कंपनीज़ की, जहाँ पर जनरेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। कोई भी अगर कोई कंपनी किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वहाँ पर भी डीजल पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है किसी न किसी फील्ड में। तो यहाँ पर बात करें अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें भी हर्ट होगा, जो कंपनीज़ की अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर खर्चा होता है, जनरेटर चलाने पड़ेंगे प्लांट्स में, तो उसमें भी यहाँ पर काफ़ी खर्चा बढ़ जाएगा इनका। तो ये कंपनीज बात कर रही हैं कि उनका खर्चा कैसे बढ़ रहा है। दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर्स बात कर रहे हैं कि इससे यहाँ पर 10 से 15% जो है तक जो है हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी आइडल है। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट, अलग अलग जो ट्रक का डिज़ाइन होता है उसी के हिसाब से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर ज़्यादा करते हो तो फिर चलान होता है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग उनको काम करना होता है। अगर ये ओवरलोड करके चलते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये अगर रूटीन या कानून के हिसाब से कहें तो वो सही नहीं है। जो उसकी यहाँ पर कैपेसिटी है गाड़ी की वही सही रहती है, उसी से गाड़ी सही चलती है। दूसरी ओर यहाँ पर बात करें कि अगर डीजल की अगर बात करते हैं तो उनका जो यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है ना, जो भी काम करते हैं उसमें से 65% हिस्सा डीजल का होता है, डीजल के जो प्राइस होते हैं। तो इसके जो बाकी बचता है वो इनका प्रॉफिट होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं एंजिलो जॉर्ज, जो कि सीईओ हैं बिस्लेरी इंटरनेशनल के। और अभी समय है शीशे के सामने जाने का और वहाँ पर जाके ये 3 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। एक है कन्फ्रंटेशन, जिसका मतलब होता है आमना सामना। दूसरा है एनॉर्मस, जिसका मतलब होता है विशाल। और तीसरा है कॉम्प्लेसेंसी, ओके, जिसका मतलब होता है शालीनता। और खुद से एक सेंटेंस बनाइए और उसको रिपीट कीजिए बार बार शीशे के सामने जाकर, और कोशिश कीजिए कि ये वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाएं। और आगे बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है उसका नाम है आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि आपने एक ही प्रोडक्ट है और एक ही प्रोडक्ट से आप जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आप कमा रहे हो, क्योंकि अलग अलग इकॉनमी में अलग अलग तरह के आपको प्राइसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं अलग अलग मार्केट में एक ही समय पर। तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि अगर आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हो गया, चाहे बॉन्ड्स हो गया, चाहे फॉरेन करेंसी में आप सेलिंग परचेजिंग कर रहे हो अलग अलग मार्केट्स में, तो इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे आप डॉलर खरीदते हो, ठीक है, डॉलर को बेचते हो किसी और मार्केट में, तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर जो है प्रॉफिट नज़र आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर प्रमोट करता है कि लिबरलाइज जो है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे वर्ल्ड में। तो उसी के चलते आर्बिट्रेज जो है यहाँ पर प्रेवलेंट है आज के दिन की अगर बात करें, आज के दौर की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्बिट्रेज को अवॉइड करने के लिए जो WTO मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो ऑफिशियल कंट्रीज़ हैं इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, जो उनको यहाँ पर कंपल्शन है कि जितने भी तरह की होमोजेनियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको वो चाकआउट करके चलें, देखकर चलें, ताकि जो कि एक अच्छा लेवल जो है ना
अच्छा ग्राउंड जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है बन सके ट्रेड करने के लिए। तो इसी सिनेरियो को अगर हम इकोनॉमिक वे में देखते हैं तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्बिट्रेज। और अभी समय है नक्शे को पहचानने का, तो नक्शे को पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा राज्य है या यूटी है भारत की, और इसकी कैपिटल क्या है, इस कौन कौन से राज्यों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, इसकी इस राज्य जहाँ यूटी की खूबियाँ क्या है, कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आंसर दीजिए। और आगे है पिछले नक्शे की डिटेल। तो यहाँ पर हमने बात की थी कल, तेलंगाना का नक्शा था वो। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से राज्यों के साथ उसका बॉर्डर लगता है। महाराष्ट्र के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ लगता है और कर्नाटका के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो इन राज्यों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जो बाकी की डिटेल्स है तेलंगाना के बारे में, तो इसको कब बनाया गया, तो ये 2 जून 2014 को बना था। तो इसी दिन को इसको तेलंगाना डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और कैपिटल जो लार्जेस्ट सिटी है वो हैदराबाद है। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 33 है। तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो है तमिल साई सौंदरराजन। ओके, तो ये अभी ये एडिशनल चार्ज है इनके पास पौंडीचेरी का भी। तो पौंडीचेरी के जो अभी के लिए जो गवर्नर थे वो थे श्रीमती किरण बेदी जी, तो उनको रिमूव कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो उसका एडिशनल चार्ज जो है तेलंगाना के गवर्नर को ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको हर एक राज्य के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन से राज्य का सीएम कौन है और कौन से राज्य का गवर्नर कौन है। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तो इनकी जो पार्टी है उसका नाम है TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। जो लेजिस्लेचर है ये भी बाइकैमरल है। एक जगह 119 सीट्स हैं। जो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर 119 सीट है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर 40 सीट्स हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें निकल कर आती हैं, और लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें निकल कर आती हैं। और हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट, याद रखिएगा तेलंगाना हाई कोर्ट है। तो इसके अलावा जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी इनकी जो है 3.5 करोड़ के आसपास है। और अगर सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पर जो मैमल है वो है स्पॉटेड डियर, यहाँ का मैमल है। ओके, जो बर्ड है वो है इंडियन रॉलर, फ्लावर है वो है सेना ओरिकलाटा, ये साइंटिफिक नेम है इस फ्लावर का। इसके अलावा जो स्टेट ट्री है वो है प्रोसोकोपिस सेनेरेरिया। तो आप मुझे इस फ्लावर के स्टेट फ्लावर और स्टेट ट्री के जो यहाँ पर जो इंडियन नेम निकल कर आते हैं तो वो नेम जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दोनों के दोनों जो अभी हैं ये साइंटिफिक नेम है इस पेड़ के और इस फ्लावर के। तो यही था आर्टिकल, यही थी पूरी डिस्कशन। तो आपको डिस्कशन कैसी लगी तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कि जिन बच्चों को ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है वहाँ तक ये टाइमली मैनर पर पहुँचे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।